ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾ, ਉਦਾਸ ਕਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆ ਦੇਖ, डिप्रेशन बारे तेन होर नॉलेज मिलूगी। सबसे पहले मैम बहुत बहुत थैंक यू हमें अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम देने के लिए। मैम सबसे पहले आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं। I am Dr. Ritu. I am working as a counselor in Global Child Wellness Center, Ludhiana. I am practicing since last 20 years. मैम आपको डेली बेसिस पे किस तरह के क्लाइंट्स डील करने पड़ते हैं? तो आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हर इंसान जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है। Okay, मैम। इसी का इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप पे पड़ रहा है, इसी का इम्पैक्ट हमारी डेली रूटीन लाइफ पे पड़ रहा है, जो कि हमें अंदर ही अंदर सैड और डिप्रेस फील करवा रहा है। जैसे मैम अभी आपने बात करी डिप्रेशन और एंजाइटी की, तो ये टर्म्स सुनने में बहुत कॉमन सी टर्म्स लगते हैं आज के टाइम पे, तो क्या ये दोनों एक ही हैं या डिफरेंस है इनके बीच में? नहीं नहीं, एंजाइटी और डिप्रेशन जो है दो डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन लोग इन दोनों कंडीशंस को एसोसिएट कर देते हैं। जहाँ पे हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आनी शुरू हो जाती है, जैसे नर्वसनेस आनी शुरू हो गई, ट्रेमलिंग हो गई, हम एकदम से पैल्पिटेशंस फील कर रहे हैं या सिर भारा रहना शुरू हो गया, तो ये सारे हमारे एंजाइटी से कोरिलेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में इससे रिवर्स होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं हम अपनी रूटीन में जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है, हम कोई इंटरेस्ट नहीं ले पाते और ना ही हम किसी से बातचीत करना पसंद करते हैं, अपने आप को बिल्कुल अकेला रखना शुरू कर देते हैं और सैड फील करना शुरू करते हैं। तो मैम जैसे अभी आपने बताया डिप्रेशन के बारे में, आज के टाइम पे मैम हर कोई अपने आप को डिप्रेशन से रिलेट कर रहा है, चाहे उसे छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है वो ये समझ रहे हैं कि डिप्रेशन ये हो गया है हमें, तो क्या ये डिप्रेशन इतना नॉर्मल हो गया है आज के दिन में मैम? नहीं, ऐसा नहीं है कि छोटा सा स्ट्रेस आया और आप डिप्रेस हो गए। एक्चुअली लोगों में ये मिथ्स भी बन चुके हैं कि कुछ भी बुरा हुआ है तो हम डिप्रेशन में चले गए हैं, पर डिप्रेशन इतनी इजीली अफेक्ट नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं जब सिम्टम्स 2 या उससे ज्यादा हफ्ते तक परसिस्ट करते हैं, जैसे कि आपके अंदर सैडनेस, एवर्जन टू योर ओन वर्क या किसी से मिलना जुलना सब कुछ आप छोड़ देते हो और वो सिम्टम्स हमारे 2 से ज्यादा हफ्ते तक लगातार चलते हैं, तब वो डिप्रेशन की कंडीशन में आता है। अदरवाइज तो ये नॉर्मल एक सैडनेस या फॉर अ मोमेंट सैडनेस होता है, जो कि बड़ी इजीली ठीक भी हो जाता है। नहीं, जैसे आज मैम ट्रेंड भी चल रहा है लोगों को अपने सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाने का कि वी आर डिप्रेस्ड, तो कहीं ना कहीं उस रेस में भी लोग अपने आप को डिप्रेशन से रिलेट कर रहे हैं, तो क्या वो चीज करना सही है मैम? नहीं नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो है बहुत लो कॉन्फिडेंस समझना शुरू कर देते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज होना शुरू हो जाता है उससे। लेकिन जब तक सिम्टम्स स्टेप बाय स्टेप आके हमें काफी लंबे टाइम तक अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक हमें डिप्रेशन को कंसीडर नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक टेस्टिंग भी है जिसको डिप्रेशन इन्वेंटरी कहा जाता है। जो पेशेंट हमारे पास काउंसलिंग के लिए आता है तो हम उसके लिए पहले वो टेस्टिंग करते हैं ताकि पेशेंट का लेवल जाना जा सके कि वाकई में वो डिप्रेशन में है या जस्ट नॉर्मल सैडनेस है फॉर अ मोमेंट। जैसे आज का जो यूथ है वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत जल्दी वो डिप्रेशन के ट्रैप में फंस जा रहे हैं, तो हम ये कैसे कंसीडर करें मैम कि वो एक्चुअली में डिप्रेशन ही है या फिर वो लोनलीनेस की वजह से या किसी अदर फैक्टर की वजह से वो अपने आप को डिप्रेशन का शिकार मान रहे हैं मैम? देखो, बच्चों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि बिकॉज बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा अकेलापन आना शुरू हो जाता है। उनके पास कोई फैमिली में नहीं है जिसके साथ वो अपनी शेयरिंग कर सके, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली हैपनिंग। जब एक बच्चा पेरेंट्स की कंपनी में होता हुआ भी उस कंपनी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो ये अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल अपने आप को अकेला रखना शुरू कर देता है, और उसके साथ साथ में उसको कुछ ना कुछ थॉट्स आने लगातार शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग के ट्रैप में जाना शुरू हो जाता है और कंपनी में भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। जो आसपास की चीजें हैं वो प्ले कर रहा है, गेम्स प्ले कर रहा है, अपनी जितने भी एक्टिविटीज है उनको कर रहा है, बट एब्सेंट माइंडेड होके कर रहा है, और ये चीज उनकी प्रोलॉन्ग चलती जा रही है। अल्टीमेटली वो इतना सैड हो रहे हैं कि अपने आप को कुछ ना कुछ हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। Then only we can say कि yes they are going into the depression state. But उससे पहले सिर्फ
उदास होना और टेम्परेरी बेस पे उदास होना नेवर मीन्स कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है। तो मैम जो ये सुसाइडल टेंडेंसी आज के यूथ की बन रही है, तो क्या ये इसका ओनली रीजन डिप्रेशन है या फिर कोई अदर फैक्टर्स भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है मैम? देखो, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डिप्रेशन की वजह से इस तरह के एक्ट्स कर रहे हैं। आजकल जैसे गेम्स में चैलेंजेस दिए जाते हैं कि आप यहाँ से जंप कर जाओ या कुछ ऐसा कर दो, जी मैम। उसकी वजह से भी बच्चे अनजान होते हुए ऐसे कुछ एक्ट कर जाते हैं जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए और जिनका कोई बेस नहीं है। दे आर नाइदर कंसिडर्ड एज डिप्रेस्ड चाइल्ड नोर एज अ वेरी डेयरिंग चाइल्ड। कहीं ना कहीं बीच में उलझ के कंफ्यूजन ऑफ माइंड क्रिएट कर रहे हैं और प्रॉब्लम में आ रहे हैं। ओके, तो मैम क्या कोई रिलेशनशिप फैक्टर भी डिप्रेशन का कारण बन सकता है? सोशल लाइफ और सोशल मीडिया की लाइफ हो चुकी है, उसमें हम लोग दिखावा और कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा डेयरिंग प्रूव करने में लगे हुए हैं, यस मैम। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी लॉयल्टी मिस हो रही है और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में रिलेशनशिप्स में जब आप इसको डिच करते जा रहे हो तो वो डिप्रेशन का कॉज होगा ही होगा। आप डिप्रेशन के स्टेजेस के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं मैम। देखो, जो डिप्रेशन की स्टेजेस हैं वो जब स्टार्ट होता है तो माइल्ड टू मॉडरेट लेवल होता है और उसके बाद जैसे सीवियरिटी की तरफ ये जाना शुरू हो जाता है, तब इसमें सिम्टम्स काफ़ी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन का पेशेंट सिर्फ ज़्यादा ही खाता रहेगा या ज़्यादा सोता ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्टेज इसकी ऐसी होती है जिसमें कि वो बिल्कुल ही खाना बंद कर देता है या उसकी नींद बिल्कुल ही खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो these both conditions are considered as the depression conditions. ओके, तो मैम जैसे अभी आपने डिप्रेशन के स्टेजेस के बारे में बताया, तो इसमें क्या ये मैंडेटरी है कि डिप्रेशन के हर पेशेंट को ही काउंसलिंग लेनी चाहिए? देखो, ये तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि कहीं ना कहीं जो डिप्रेस्ड पेशेंट है उसको काउंसलर की तरफ तो जरूर जाना ही चाहिए, क्योंकि जो उसके माइंड का कंफ्यूजन है उसे और कोई क्लैरिफाई नहीं कर सकता। अगर वो रैंडमली अपने फ्रेंड से या फैमिली से उसके बारे में शेयर कर भी रहा है तो उसे सही गाइड ना करके जज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसे काउंसलर को तो जरूर कंसीडर करना ही चाहिए। तो मैम अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है और वो थेरेपी सीख करना चाह रहा है, तो उसको मिनिमम कितने थेरेपी सेशंस लेने चाहिए मैम? It depends on his or her level of depression. अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन की स्टेट में है तो वंस अ वीक जो है सेशन सफिशिएंट रहता है और वो 5 से 6 सेशंस में काफ़ी अच्छी तरह रिकवर भी कर जाता है। बट इफ इट इज़ इन अ सीवियर लेवल और वेरी सीवियर या एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच रहा है तो उसके लिए कंटिन्यूटी में जो है ज़्यादा सेशंस लगाने ही पड़ते हैं और ये हफ्ते में 2 से 3 बार भी काउंसलिंग सेशंस लेने पड़ सकते हैं। ओके, कोई मैम आपके पास ऐसा कोई केस हो जिसमें आपको क्लाइंट ने बोला हो कि मैम मुझे कितने सेशंस लेने हैं, कुछ ऐसा? ऑफ कोर्स हर पेशेंट इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है कि कितने सेशंस लेने पड़ेंगे, कब तक वो ठीक होगा, पूरी तरह से नॉर्मल होगा। बट अगेन कहीं ना कहीं वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड कर जाता है कि वो कितना कंसंट्रेशन के साथ सेशंस को लगा रहा है और कितना वो थेरेपी को फॉलो कर रहा है। एक्चुअली कुछ लोगों को ऐसे लगने लग जाता है कि हमने सेशन लगाया अब हम ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो थेरेपिस्ट आपको गाइडलाइंस दे रहा है उनको आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना होता है, तब जाके थेरेपी का रिजल्ट आता है। मेरे पास अभी रिसेंटली एक पेशेंट है जो कि डेली बेसिस पे थेरेपी ले रहा है और पहले ही सेशन के बाद उसने आके मुझे बताया कि मैम कल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आया, सेशन लीता, मैं ठीक सी पर मैं घर गया उदा ही हो गया। इट इज नेचुरल कि पेशेंट ने हमेशा ये रिस्पॉन्स देना होता है, लेकिन उसको जो माइन्यूट चेंजेस उसकी बॉडी में आ रहे होते हैं वो फील नहीं होते। देन उसकी वाइफ ने मुझे बताया कि मैम आपके कहने से कल ये पार्क में गए, वहाँ पे बैठे और वहाँ पे बैठ के इनको नॉर्मल लग रहा था। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो पेशेंट सारा दिन बेड से उठ नहीं पा रहा था उसने एक इनिशिएट भी ले लिया, दैट इज अ बिग थिंग। बट वो पेशेंट कंसीडर नहीं करता है। फिर मैंने उसे बताया कि कोई बात नहीं, अभी एक ही सेशन हुआ है, आप जब लगातार सेशंस लोगे आप में चेंजेस आते जाएंगे और आप बेटर फील करोगे। आज के टाइम पे लोगों के बीच में कंसेप्शन ये है कि अगर हम
कोई माइंडफुल एक्टिविटी करते हैं या योगा करते हैं तो उससे हमारा डिप्रेशन दूर हो सकता है। तो क्या ये मैम ये ट्रुथ है या सिर्फ एक मिथ है मैम? देखो ये एक मिथ ही बना हुआ है, क्योंकि जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो हमारा सारी एक्टिविटीज से ध्यान हटना शुरू हो जाता है। और स्पेशली मैं मेडिटेशन के लिए कहूँगी, जब एक डिप्रेस्ड पेशेंट मेडिटेशन के लिए बैठता है तो वो बिल्कुल लोनली फील करता है और ज़्यादा थॉट्स उसके माइंड में बार बार रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो मैं अपने पेशेंट्स को इनिशियल स्टेज पे स्पेशली ये रिकमेंड करती हूँ कि आपने बिल्कुल भी मेडिटेशन के लिए अभी नहीं बैठना है। यू हैव टू सिट अलोंग विद योर फैमिली। अपनी फैमिली में या कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठ के उनकी प्रेजेंस से जो है आपने अपने आप को बिजी करना है, ना कि सिंपली अपने आप को अकेले में देखना शुरू करना। उससे तो थॉट्स और ज्यादा आपकी एग्रेवेट हो जाएंगे और डिप्रेशन के सिम्टम बढ़ते चलेंगे। लेटर ऑन जब हम पेशेंट काफी ज्यादा रिकवर हो चुका होता है और वो बिहेवियर एक्टिवेशन को फॉलो कर रहा होता है, उस स्टेज पे आके हम पेशेंट को ये एडवाइस करना शुरू करते हैं कि अब आप कुछ ना कुछ मेडिटेशन या माइंडफुल एक्टिविटीज को करना शुरू करें। और उससे पहले भी मैम एक चीज ये है कि जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं भाई तुझे डिप्रेशन है, ये जैसे वो बंदा तो फील नहीं कर पाता, वो डिनायल में ही रहता है, लेकिन उसकी अदर जो उसके फ्रेंड्स हैं या फैमिली सर्कल में अगर कोई उसको कहता है भाई चल एक बार किसी काउंसलर के पास किसी थेरेपी के लिए, तो वो सबसे पहले डिनायल में रहते हैं कि मेरे को कुछ नहीं है। तो मैम इस तरह के पेशेंट्स को आप कैसे डील करते हो मैम? देखो जब हम सबसे पहले उनका बीडीआई टेस्ट करते हैं और क्वेश्चनिंग करते हैं तो उससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि वाकई में पेशेंट अपनी स्टेट के लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं प्रिपेयर्ड है, या कि उसे सिर्फ जस्ट उसके फ्रेंड्स के कहने पे ही वो इस स्टेज पे आया है कि वो हमारे पास आया है। जब उसे ये क्लियर हो जाता है माइंड में कि these symptoms are coming, yes डेफिनेटली मैं इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ, काफी लंबा टाइम हो गया मैंने तो एंजॉय ही नहीं किया, मेरे अंदर एम्प्टी फीलिंग आ रही है और मैं कहीं ना कहीं एब्सेंट माइंडेड रहना शुरू हो गया हूँ, मैं ना खाना एंजॉय कर पा रहा हूँ, ना मैं नींद से सेटिस्फाई हो पा रहा हूँ। तो वो सारी चीजें उसको रियलाइज करवा देती है कि यस ही इज इन डिप्रेशन। पर अगर किसी में ये सिम्टम्स नहीं आते तो डेफिनेटली हो सकता है कि इसको सिर्फ एक मिथ के थ्रू ये सोच रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। अगर कोई रियली डिप्रेशन में है तो वो अपने आप को हार्म ना करे या कोई नेगेटिव स्टेप ना ले, उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे मैम? देखो इसके लिए मैं यही एडवाइस दूंगी कि जितनी ज़्यादा हो सके आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी सिम्टम्स को इग्नोर ना करके जल्दी से जल्दी किसी थेरेपिस्ट को अप्रोच करो ताकि वो आपकी इस फेज से निकालने में हेल्प कर सके। और वो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने के लिए एडवाइस कर रहे हैं उनको फॉलो करना शुरू करो। सिंपली ये सोच के नहीं कि ये तो हम घर पे भी करते ही हैं या रूटीन में करते हैं इसलिए नहीं, बट कहीं ना कहीं उसे थेरेपेटिक एडवाइस समझ के जब आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको नो डाउट हेल्प करेगा ही करेगा। जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, हमें मेडिकल अप्रोच करनी चाहिए और किसी न किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ही चाहिए ताकि एक लाइफ को सेव किया जा सके। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू मैम अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम देने के लिए। होप करते हैं हम आपके साथ फिर कभी एक अदर सेशन करते हैं। थैंक यू मैम।